सिटीज़नशिप, जिसको हम उर्दू में कहेंगे शहरियत, वैसे शहरियत का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं या सिटीज़नशिप का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों अल्फाज गिव अस द इम्प्रेशन दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन, बिकॉज सिटीज़न भी लफ्ज़ जो है वो सिटी से निकलता है और शहरियत लफ्ज़ जो है वो भी शहर से निकलता है. बट इन फैक्ट वेयर इज़ दैट मे हैव बीन द केस इन अ वेरी अर्ली पीरियड ऑफ history, of course that is no longer the case. I think कि citizenship के मौजू को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल से शुरू किया जा सकता है कि आप गौर करें कि लिटिल वाइल बिफोर द इलेक्शन जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी काकड़ साहब की, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि जितने इल्लीगल अफ़गान्स यहाँ पर हैं, जो अफ़गान सिटीजन्स होने चाहिए मगर पाकिस्तान में मुकीम है बड़े अरसे से, 1980 से इनफैक्ट, उन सब को वापस भेज दिया जाए. दिस इज़ अबाउट 1.7 मिलियन पीपल. दैट्स एब्सोल्युटली मैसिव. और उनको एक डेडलाइन दी कि जी इस वक्त तक आप जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, वरना फिर आपको ज़बरदस्ती पुलिस उठा के पाकिस्तान से निकाल देगी. और कई लोगों को इस तरह राउंड अप वगैरह किया. कई लोग ऑफ कोर्स वॉलंटरीली चले गए और बॉर्डर पे एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई थी. तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि क्या ये लोग जो कि पाकिस्तान में इतने अरसे से रह रहे हैं, 1980 से, आफ्टर ऑल नियरली हाफ अ सेंचुरी हो गई उनको, समटाइम्स यू नो देयर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप हियर, दे देमसेल्व्स हैव ग्रोन अप हियर. पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी वो कई लोग जो हैं पढ़े हैं. देयर पेरेंट्स आर बेरिड हियर एंड सो ऑन. Does it make sense for us to expel them from Pakistan, or does it make sense for us to offer them citizenship? कुछ लोगों को by the way citizenship offer की गई, कुछ अफ़गान्स को जो कि थोड़े से educated थे या जिनके बारे में हुकूमत ने ये फील किया कि नहीं ये they can be an asset to us in some way or the other, so we want to retain these people. But the majority of them were asked to leave, and the majority of course were very poor people. कहा ये गया कि they are a threat to security, etc. Well, I mean, they've been here for 40 years, so I mean, if they suddenly have become a threat to security just now, I don't know why, but the vast majority of them are children, sometimes women, young boys, etc., old people. Certainly 1.7 million people could not have been a threat to our security. So then, this raises an important question. Who is and who isn't a citizen of any given country? Should these people have been offered citizenship given that they've been living here for quite a while? या ठीक किया पाकिस्तान की हुकूमत ने कि इनको ये कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि आप पाकिस्तान की शहरी नहीं हैं. What is a citizen? What does it mean to be a citizen? I think at the most broad level, हम कह सकते हैं the citizen is traditionally and classically defined as one who has the ability and chance to participate in affairs of the state. जो कि डिसीजन मेकिंग में, रियासत की डिसीजन मेकिंग में, हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में एक किरदार अदा कर सके, उसी को हम सिटीज़न कहेंगे इन द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म. द टर्म इटसेल्फ कम्स टू अस फ्रॉम एंशंट ग्रीस. बड़ी पुरानी टर्म है. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियरी में आपने अक्सर देखा है कि जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या वो ओलिगोपोली हो या ये हो या ओलिगार्की हो, जो भी, ये बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो एंशंट ग्रीक से हमने ली हुई हैं. तो ये भी एक ऐसी टर्म है जो एंशंट ग्रीक से ली है. For the Athenians, a citizen was part of the deliberative process of the state. वो वाकई फैसलों में शामिल होता था. जिसको कहते थे he is a Greek citizen, तो they had certain rights over the state. The citizen in ancient Athens was, of course, firstly a free person, could not be a ghulam. It had to be a male. Even if upper class औरत है तो वो citizen नहीं consider की जाएगी. And it had to be somebody who was Greek. So अगर वो ग्रीक ज़बान नहीं बोलता या वो एथनिक ग्रीक नहीं है, एथेंस का नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि सिटीजन्स की जो तादाद थी इन एंशंट ग्रीस या एथेंस मोर स्पेसिफिकली, वो इंतहाई महदूद हुआ करती थी. सो जो लोग डिलिब्रेट कर सकते थे वो इंतहाई महदूद थे. अब आप सोचेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान में जो भी पैदा हुआ पाकिस्तानी सिटीज़न तो है, ये बड़ी आम सी बात है. तो इसी तरह ग्रीस में जो पैदा हुआ ग्रीस का सिटीज़न है, बट दैट्स नॉट द केस. ठीक है, सिटीज़न इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन टू
particular individuals for, and gives them, confers upon them certain rights, certain obligations, but also, a certain privilege. Even Aristotle का बड़ा aristocratic view था इस मामले पे, और कहता है citizenship should not only exclude slaves and foreigners and women, but should be restricted to those who are relieved of menial tasks. यानी कि menial tasks जो बंदा कर रहा है, बर्तन मांज रहा है तो हो रहा है वगैरह, बच्चों का ख्याल कर रहा है, घर साफ कर रहा है, इस तरह के छोटे मोटे काम कर रहा है, menial tasks जो कर रहा है, सफाई कर रहा है वगैरह, इन लोगों को भी, even if they're free, even if they're Greek, even if they are not slaves, etc., and even if they're men, they should not be allowed to have citizenship because they don't have the time or the intelligence to be able to deliberate on the issues of the state. So इनको भी शामिल ना किया जाए. और एरिस्टोटल का क्राइटेरिया ये था कि one must be able to deliberate on these matters independently and be free enough to be able to take one's own decision. यानी कि आपके पास एक degree of agency होनी चाहिए. And that's the basis upon which he also excluded women. He said औरतों ने तो वहीं पे वोट डालना है या वही करना है जो उनके मियाँ कहेंगे, तो लिहाजा they are incapable, that's him not me, okay, of taking मैं भी नाराज़ ना हो जाए मेरे से, कोई सर ने ये क्लास में कहा था, मैं नहीं कह रहा, अरस्तू कह रहा है, ठीक है. So he thought they were incapable of taking independent decisions, just like slaves are he thought were incapable of taking independent decisions. उन्होंने वही करना है जो उनके masters ने कहना है. So in a certain sense, he thinks of women as being the slaves of their husbands, which he in fact in other writings also even stated. So anyway, this idea of citizenship therefore is deeply embedded in a traditionalist notion of citizenship, that only that person can be a citizen who has played some role in the defense of the country, in war in fact. ये जो डेमोस थे, जो मेल सिटीजन फ्री ग्रीक्स थे, इन्होंने इनफैक्ट केस ही एक रखा वक्त के हुक्मरानों के सामने कि देखें जी, वी प्ले अ वाइटल रोल इन द डिफेंस ऑफ एथेंस एंड ख़ास तौर पे इन इट्स नेवी, वी आर द सोल्जर्स, जिसकी वजह से एथेंस जो है वो आज़ाद है. उस ज़माने के अंदर रेगुलर आर्मीज़ नहीं हुआ करती थी जिस तरह आज हैं कि जो सोल्जर है वो सिर्फ सोल्जर है. उस ज़माने के अंदर आर्मीज़ की शक्ल ये होती थी कि येस यू कुड बी अ फार्मर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, और जब फिर सीज़न आएगा जंग करने के लिए तो फिर आप जंग करने के लिए भी जाएंगे, या अगर आपके मुल्क पर हमला हुआ है तो आप जो है दिफा में अपनी ही चीज़ें, अपने ही क्या कहना चाहिए, हथियार लेकर आ जाएंगे और लड़ेंगे. उस ज़माने के अंदर हथियार भी रियासत आपको नहीं देती थी, हथियार आपके अपने होते थे. जब आप लड़ने आते थे तो आपका अपना आर्मर होता था, वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, आपकी अपनी सॉर्ड होती थी, आपकी अपनी शील्ड होती थी, वो आपका अपना होता था और वो आप लेकर आते थे कि मैं लड़ने के लिए आ गया हूँ. तो रियासत ने ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी. तो वो ये कहते थे कि भाई, इफ़ वी आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस of the country, then we should have some role in deciding when to go to war, when not to go to war, how to run the country and so on. और पेरिक्लीस बड़ा ग्रेट पॉलिटिशियन था जिसने कहा था हाँ बिल्कुल ठीक है, हम एक नया सिस्टम डिवाइस करते हैं जिसको उसने नाम दिया डेमोक्रेसी. ऑफ कोर्स जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो फिलोसोफर्स थे ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस के, जिसमें अरिस्तु भी शामिल है, जिसमें अफलातून भी शामिल है, जिसमें सुकरात भी शामिल है, वो लोग जो है इस नए निज़ाम के हक़ में नहीं थे. ऑल्दो I think Pericles was a brilliant politician, and this new particular system really did underpin the vitality of Athens as a civilization. और Pericles ने खुद जो है वो इन philosophers को भी बड़ा encourage किया कि आओ लोगों को पढ़ाओ. बहुत सारे ये philosophers जो थे वो Athens के नहीं थे, और जगहों से थे, और वो उनको कहता था कि तुम लोग Athens आ जाओ और हमारे लोगों को आके पढ़ाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है. So इसका मतलब ये है कि citizen was a kind of like a rank. आपको अगर सिटीज़न डिक्लेयर किया जाता है तो एक रैंक है वो कि ओके यू आर अ सिटीज़न भाई, इसका मतलब है कि यू आर पार्ट ऑफ द डेलिब्रेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट. ऐसा ही कुछ मामला एंशिएंट रोमन्स में भी था. इन रोम राइट्स एंड प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स, मैरिज राइट्स और भी बहुत किस्मों की राइट्स जो हैं वर गिवन अकॉर्डिंग टू क्लास. इनफैक्ट ये जो टर्म है क्लास, ये कार्ल मार्क्स ने ईजाद नहीं की, ये मैक्स वेबर ने ईजाद नहीं की, ये सोशियोलॉजिस्ट ने ईजाद नहीं की, ये बड़ी पुरानी टर्म है. और इनफैक्ट रोम के अंदर एक सेंसस होता था जिसमें वो डिटर्मिन करते थे कि कितने लोग जो हैं वो रोम में रहते हैं और उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के हिसाब से वो उनकी क्लासिफिकेशन करते थे, और उसको वो कहते थे क्लास दिस, क्लास दैट, क्लास फलाना,
इस तरह करके। तो वो जो क्लास का वर्ड है ये इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड इन हिस्ट्री, जब व्हेन द रोमन्स वुड क्लासिफाई or the Roman state would classify all the people that lived in Rome according to their property. So वो किस तरह से राइट्स देते थे, सिटीजनशिप देते थे, वही वो एंसेस्ट्री देखते थे सबसे पहले कि ये कोई पुरानी रोमन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, पेट्रिशियन है, प्लेबियन है, क्या है, दैट मैटर्ड वेरी मच. सो census rank based on wealth and political privilege with the senatorial and equestrian ranks elevated above the ordinary citizen. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की. फिर जेंडर वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कि मर्दों को के राइट्स और हैं और औरतों के राइट्स ना होने के बराबर थे. सिटीजनशिप ऑफ विच देयर वर ग्रेड्स विद वेरिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस. सो सिटीजनशिप के अंदर भी फिर कई रैंक्स थे कि ये एक्वेस्टेरियन है, ये एक्वेस्ट्रियन है, ये जो है सेनेटर है, ये प्लेबियन है, ये पेट्रिशियन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. उनके भी अपने रैंक्स होते थे और रैंक के हिसाब से आपके पॉलिटिकल राइट्स होते थे. सबके बराबर के हकूक नहीं थे. तो ये रोमन हिसाब हो गया. अब ये तो बड़ी कहानी बड़ी पुरानी है. जब लिबरलिज्म का दौर शुरू हुआ, जो मैंने आपको बताया है कि begins really after the English Revolution and the American Revolution and the French Revolution. तो लिबरलिज्म ने जो फ्रेमवर्क पूरा बनाया हॉब्स के पीरियड से ही, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हॉब्स, वो ये था कि men are in the state of nature equal and free etc. and we come together in some form of a social contract, जो हमारे आपस के दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट है और जो रियासत के साथ बनाने में एक कलीदी किरदार अदा करता है, जिसमें वी गिव द अथॉरिटी और अ मोनोपोली ऑफ फोर्स टू वन इंस्टीट्यूशन जो कि इन्फोर्स करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, उसको हॉब्स कहता है लवायथन. अब इसमें वेरिएशंस हैं. एक हॉब्स की वेरिएशन है ट्रेडिंग लिबर्टी फॉर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, एक लॉक की वेरिएशन है, फिर इसमें रूसो है और लोग भी शामिल हैं. मगर जनरली आइडिया ये है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर वी आर ऑल इक्वल. इससे मुराद ये नहीं थी कि कोई एक्चुअल स्टेट ऑफ नेचर था जिसमें सब इक्वल थे. ये हाइपोथेटिकल आइडिया है कि भाई रब ने सबको बराबरी बनाया है और हमने आपस में तय करना है कि अब हमने किस तरह से रहना है और हमारा क्या आपस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या आपस का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो ये जो आइडिया था कि रब ने तकरीबन सबको बराबर बना दिया है, तो इसका मतलब ये था कि एट वन लेवल लिबरलिज्म एक्सेप्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज़ नो नेचुरल इनइक्वालिटी. Inequality is something that we ourselves create for a certain purpose. It's not something given by God or given by nature at all. In fact, by God or by nature, we are all pretty much equal. थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, मगर कोई बहुत fundamental difference नहीं है. So while liberals espouse the idea that all individuals are free and equal, for classical liberals nonetheless, citizens were propertied males. सो अभी अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो अभी लिबरलिज्म की शुरुआत है और अभी उसकी एवोल्यूशन इतनी नहीं हुई कि वो ये कह रहे हैं कि औरतों को भी शामिल करो, वर्कर्स को भी शामिल करो. नहीं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि इस पीरियड के अंदर, जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म का पीरियड कहते हैं, इस पीरियड के अंदर तो वो जमहूरियत के तस्वर के भी बड़े सख्त खिलाफ थे. और उनकी मेन वजह यही थी कि जो लिबरल थिंकर्स थे, तबका था, they didn't come from the lowest of the low class. They were not working class people as such. They themselves belonged to the propertied class. और उनको जो परेशानी थी with respect to democracy, वो ये थी कि अगर हमने हकूक़ दे दिए गरीबों को, तो इन्होंने तो हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन लेनी है. So इस वजह से class, racial and gender inequality were not challenged by classical liberals. आप हैरान होंगे उनको पढ़ के कि अफ्रीकन्स के बारे में उनकी जो राय है वो बड़ी नेगेटिव है. आज के पीरियड के अंदर जब आप उनको पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार ये तो बड़ी रेसिस्ट किस्म की बातें करते हैं. ख़वातीन के हवाले से भी देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट जनरली स्पीकिंग aside from John Stuart Mill etc., जो उससे early liberals हैं, they're not really keen on giving women the right to vote या empowering, enfranchising them etc. Locke was even a shareholder in a slave owning company in Virginia. उसको अच्छी तरह पता था कि ये जो कंपनी है ये slaves में ट्रेड करती है एक्सेट्रा, ये no problem with it. एंड इसी तरह जो नेटिव अमेरिकन्स को डिस्प्लेस किया, तो अमेरिकन लिबरल्स had no problem with that, either with black slavery or with the disenfranchisement of the Native American population. इसके बारे में इस तरह से भी कहा जा सकता है कि liberalism was based on a kind of abstract universalism. I would write that down, it's a very important term. Abstract universalism. इससे क्या मुराद है? On the one hand,
you can see that there is a kind of universalism because all men are created equal, everybody is equal, there is no inequality, कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से, खुदा की तरफ से कोई inequality नहीं है. So in that sense is a universalism कि हम सब बराबर हैं, हम सब इस दुनिया में बराबर हैं नहीं, मगर जो inequality है वो हमने खुद ही पैदा की है for whatever reason, right? कुदरत की तरफ से नहीं, फितरत की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से नहीं. ये मैं कहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले वाले पीरियड में यानी कि लिबरल्स जिनके खिलाफ आर्ग्यू कर रहे थे वो हमेशा ये कहते थे कि जो इनइक्वालिटी आपको समाज में मिलती है ये फितरत या खुदा की तरफ से, ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरल इनइक्वालिटी, ये दिस इज़ इनइक्वालिटी गिवन बाय रिलीजन, इट्स एन इनइक्वालिटी डिसाइडेड बाय गॉड, गवर्नमेंट, देयर इज़ अ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स टू रूल, जो किंग्स हैं उनको कुछ डिवाइन सैंक्शन मिला है, उनको डिवाइन मैंडेट मिला है टू रूल एक्सेट्रा. सो लिबरल्स इस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, देयर इज़ नो डिवाइन मैंडेट फॉर यू टू रूल, इट्स जस्ट कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में दैट यू शुड रूल और समबडी एल्स शुड रूल और समवन शुड रूल, and that is the foundation of government and state etc. ठीक है. So liberalism was on the one hand universalist, there's no doubt, क्योंकि वो कह रहे हैं all men are created equal and blah blah blah, but it was an abstract universalism. Abstract से मतलब क्या है, ये मैंने तस्वीर भी बंदे की दिखाई हुई है, तो ये कोई बंदा नहीं है, ये बंदे की एक abstraction है, right? So what was this abstract individualism? It was the idea. Liberals espouse the view that all must be equal before the state, political and legal equality तो उन्होंने accept कर ली. वो ये नहीं देख रहे कि भाई concretely वो लोग कौन हैं जिनके वो बारे में वो बात कर रहे हैं, उनके लिए वो abstractions की तरह exist करते हैं. This abstraction from this was an abstraction from the concrete individual society. It did not recognize the social inequality between individuals. जो समाजी ला बराबरी है already लोगों के दरमियान, उसको वो यादम मुसावात है लोगों के दरमियान या इनइक्वालिटी है लोगों के दरमियान, उसकी कोई रिकग्निशन ही नहीं थी. As long as the law recognizes you as equals, as long as in relation to the state you are all equals, as long as the state does not discriminate against you on the basis of whatever, it doesn't matter कि सोसाइटी में जितनी मर्जी inequality, economic inequality doesn't matter, races के दरमियान inequality doesn't matter, ख़वातीन और मर्दों के दरमियान inequality doesn't matter. That's not what liberalism seems to be concerned about at that time. Liberalism is only concerned at that time कि भाई कानूनी एतबार से जो है कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, कोई discriminatory laws नहीं होने चाहिए, right? So that is what we mean when we say that for liberalism at this time this was a kind of abstract universalism. क्यों universalism भी है मगर abstract इस sense में है कि जो inequality actually exist करती है सोसाइटी में वो उनके जहन में है ही नहीं, एक तरह से abstract कर दिया उन्होंने उससे social inequality से. और सवाल obviously लोगों ने ये करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता कि अगर फ़र्ज़ करें गरीब मेल वर्कर है या फीमेल वर्कर है और उसको आप कहते हैं भाई ये वोट कर सकता है, how much power does he have over his life if his employer can have him summarily dismissed from his work? एक बंदा है जो गरीब है, वो भीख मांग रहा है, आप कह रहे हैं जी आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है जितना मेरे पास है. कम ऑन यार, लेट्स बी रियलिस्टिक. जो बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता उसके बारे में आप कह रहे हैं कि लीगली आपका वही राइट है जो मेरा है, मगर वो लीगली उस राइट को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं उसके पास, ठीक है, उसके पास तो पेट भरने की कैपेसिटी नहीं है, वो तो इतना बेचारा गरीब हो चुका है, राइट? सो गिवन दिस फैक्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तनकीद थी कि दिस एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल सर्कमस्टांसेस is kind of a ridiculous idea. What makes the liberal notion of citizenship abstract is that it conceals beneath its benevolent sounding principles the reality of class. अब ये जो बूढ़ी खातून है आप कहें हम सब बराबर हैं, भाई नहीं है हम सब बराबर. कानून में आपने बराबर डिक्लेयर कर दिया उसको, उसके पास भी उतना वोट का राइट है जितना तैमूर रहमान के पास है, उसके पास भी राइट है टू सेंड अ चाइल्ड टू लम्स एक्सेट्रा, उसके पास भी राइट है कि वो शी कैन स्टैंड फॉर ऑफिस एक्सेट्रा, उसके पास ये भी हक है कि वो वोट डाल सकती है, वो वोट के लिए कैनवस कर सकती है, ठीक है, उसके पास वो सारे राइट्स हैं लीगली स्पीकिंग जो मेरे पास हैं एज सच. बट यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, गिवन उसकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन, इट्स अ काइंड ऑफ सिली थिंग टू से कि हाँ जी आप सब ठीक हो गए, सब बराबर हो गए, क्योंकि उसके भी लीगल राइट्स मेरे जैसे हैं, क्योंकि वो इन्फोर्स ही नहीं कर सकती. द पुअर देयरफॉर आर रियली इन टुडेज वर्ल्ड एंड इन दिस लिबरल फ्रेमवर्क सेकेंड क्लास सिटीजन्स.
they cannot really benefit from the so called legal equality that you have created. और यही वजह है कि बहुत सारे अक्सर गरीब लोग जो हैं वो जब आप उनसे कानून की बात करते हैं और कानून की पासदारी की और ये रूल ऑफ लॉ एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो देम इट्स काइंड ऑफ अ मीनिंगलेस फ्रेज, बिकॉज भाई अगर आप वकील की फीस ही नहीं पूरी कर सकते तो रूल ऑफ लॉ का क्या मैटर करेगा आपके लिए, ठीक है ना. So this was a very big problem. Even with legal equality, women did not achieve real social equality with men. इसकी एग्जाम्पल आप फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं या वुमेन्स इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं. अगर मैं ये कह दूं कि औरतों और मर्दों बस ये बराबर हैं सारे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये तो बहुत अरसे से हो गया. पिछली सदी में बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे और जो लॉज थे जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ थे वो तो हट गए सारे तकरीबन. मगर क्या उससे इक्वालिटी आ गई मर्दों और औरतों के दरमियान? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और हरगिज़ नहीं है. एंड एनीबडी कैन ईजिली सी दैट एंड रिकग्नाइज दैट. So membership of a class is a barrier to citizenship, in other words. अगर आप abstraction से concretely देखें कि society में क्या हो रहा है, classes किस तरह से बटी हुई हैं, तो आपको एक साफ नज़र आएगा कि सिर्फ legal equality और political equality कायम करने से in any real sense, in any social sense हमारे दरमियान equality नहीं हुई. Social class continues to make us still a very unequal society. Working class people often feel that they should not stand for parliament or take part in politics because they lack the confidence, linguistic skills and education to make decisions. ये तो हम बार बार कहते भी रहते हैं, ये तो पूरा प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है. पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं हो सकती, गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या कानून बनाएंगे. लो जी, वैसे ही कॉन्फिडेंस अंडरमाइन कर दो, तोड़ दो कि भाई तुम्हारा तो काम ही नहीं है ये कि तुम जो है सियासत करो, सियासत में आओ, पॉलिटिकल ऑफिस हो तुम्हारे पास, तुम पार्लियामेंट में जाओ. नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है. राइट. So upper class people may take it for granted that they and their offspring are natural rulers and in this way display an insensitivity and lack of understanding of the less well off. They may feel कि ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये क्या, I know, मैं तो लम से पढ़ा हूँ या मैं लम से पढ़ाता हूँ, मुझे बेहतर पता है कि क्या कानून बनने चाहिए, मैंने आफ्टर ऑल तैमूर रहमान की क्लासेस पढ़ी हैं. अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर II के बाद ये T.H. Marshall, not to be confused with Alfred Marshall, the famous economist, although T.H. Marshall also quotes Alfred Marshall, so it gets very confusing. मगर T.H. Marshall ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है Citizenship and Social Class. 1950 में ये छपी. It's kind of really considered to be the classic text vis-a-vis this whole debate on citizenship. ठीक है, इसको पढ़ना ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़रूरी है. अगरचे काफ़ी अब तो पुरानी किताब हो चुकी है, 75 साल इस किताब को हो चुके हैं, बट नॉनदलेस एन इम्पॉर्टेंट बुक इन इट्स फील्ड. सो मार्शल इसमें ये कहता है कि कैपिटलिज्म एंड सिटीजनशिप आर एट वॉर विद ईच अदर, दे आर एट कॉन्ट्रडिक्शन विद ईच अदर. क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी पैदा करता है, मार्केट इकोनॉमीज इनइक्वालिटी पैदा करती हैं, ऑल्दो ग्रोथ भी इसके नतीजे में होती है, मगर विनर टेक ऑल किस्म का सिस्टम होता है और जो उसमें जीत जाता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाता है, और जो नहीं जीतता बेचारा वो गरीब रह जाता है. तो ये इनइक्वालिटी तो फैलती है मार्केट इकोनॉमीज़ की वजह से. और मार्केट इकोनॉमी खुद कहती है कि हमको इक्वालिटी तो नहीं पैदा कर रहे, वो तो कहती है कि भाई हम तो प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिट इंसेंटिव और इंसेंटिव्स और ये वो और सब कुछ वगैरह वगैरह, हम तो इसकी बुनियाद पे चल रहे हैं. So anyway, the poor therefore become second-class citizens in this country. तो कहता है hence taming market forces was an essential precondition for a just society. ये नहीं वो कह रहा कार्ल मार्क्स की तरह. कार्ल मार्क्स ने तो कहा कि ये तो ऐसी सारा फ्रॉड ही है, बस सिटीजनशिप वाला सारा मामला. असल में तो the rich people basically rule politics in any given capitalist society. तो इवन रियासत के हवाले से मार्क्स ये कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि इट्स जस्ट अ कमेटी फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द रूलिंग क्लास. और जब इलेक्शंस होते थे तो मार्क्स और एंगल्स ने ये कहा कि इलेक्शंस तो बस यही होता है कि रूलिंग क्लास के 2-3 धड़े होते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगले 4 साल आपका कौन कीमा निकालेगा. सॉरी अगर February 8 वगैरह के वाले से आपको कुछ बुरा लगा, ठीक है ना, कि अगले 4-5 साल कौन आपका कीमा निकालेगा. दे डिडंट यूज दिस वर्ड कीमा निकालेगा. दे सेड हु you just determine which faction of the ruling class will oppress you and exploit you, but there's no difference, right? Really fundamental difference. Anyway, तो मार्शल इतना रेडिकल नहीं था. यू कैन से ही वाज अ बिट ऑफ अ सोशल डेमोक्रेट. उसने कहा नहीं, कैपिटलिज्म को मैं ख़त्म तो नहीं करना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जब तक कैपिटलिज्म को कुछ हद तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे, टेम नहीं करेंगे मार्केट को, तो उस वक्त तक जो गरीब लोग हैं, जो अंडर क्लास है लोगों की, जो गेटोज़ में रह रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, डेस्परेट फॉर अ जॉब, वो रियली
किसी रियल मानों में सिटीजन्स नहीं बनेंगे। सो उसने फिर लिहाजा एक नया कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल राइट्स ऑफ द पुअर। सो पॉलिटिकल राइट्स तो आप समझ सकते हैं क्या है, लीगल राइट्स भी आप समझ सकते हैं, वो जो कानूनी हकूक़ हैं आपके, ठीक है ना। पॉलिटिकल राइट्स भी आप समझ सकते हैं कि राइट टू वोट एंड राइट टू बी voted into office and so on and so forth, the right to elect somebody, blah blah blah, ये सारे political rights हैं। तो social rights क्या हैं of the poor? social rights में ये चीज़ें शामिल हैं, the right to education, social rights में ये चीज़ें शामिल हैं, the right to health care, social rights में ये चीज़ें शामिल हैं, the right to good housing, social rights में ये चीज़ें शामिल हैं, the right to access to information भी शामिल हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि लोगों को गुर्बत से बाहर निकालें, वो बेसिकली सोशल राइट्स में शामिल हैं। तो उसने कहा यार कोई वेलफेयर स्टेट बनाओ, इस तरह ना करो लोगों के नाल। ये ब्रिटिश था और ब्रिटेन के अंदर इसी पीरियड के अंदर आप जानते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लेबर पार्टी वॉज इन पावर, और लेबर पार्टी उस वक्त कहती थी हम सोशलिस्ट हैं, लेबर की पार्टी हैं, मजदूरों की पार्टी हैं। तो अब लेबर पार्टी वो नहीं रही एक्सेप्ट अंडर जेरेमी कॉर्बिन, मगर बहरहाल उस वक्त वो बड़ा ओपनली कहते थे कि हम सोशलिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट सोसाइटी लाएंगे। उस तरह नहीं सोशलिस्ट सोसाइटी लाएंगे जिस तरह बोल्शेविक्स लेके आए थे या जो कम्युनिस्ट थे वो लेके आए थे, इनकलाब के ज़रिए नहीं करेंगे, हम बतदरीज ग्रेजुअली जो है ना इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो बेसिकली यू कुड से दैट दे वर सोशल डेमोक्रेट्स बेस्ड इन द वर्किंग क्लास, इन द लेबर मूवमेंट इटसेल्फ। सो एनीवे उन्होंने नेशनल हेल्थ जो पूरा नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया, पब्लिक एजुकेशन, इस तरह की और चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। एंड यू कैन सी दैट मार्शल वाज वन ऑफ द थिंकर्स रियली एट दैट पीरियड इन टाइम हु वाज मेकिंग द आर्ग्यूमेंट कि ये सब चीज़ें करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बगैर जो गरीब लोग हैं वो वाकई किसी रियल मानों में ब्रिटेन के सिटीजन्स नहीं होंगे। दे रियली नॉट सिटीजन्स, दे रियली आउटसाइड of citizenship. Why? Because they are not part of any deliberative process. They are not part of any decision making process whatsoever. They cannot be a part of, वो जो बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता उसको क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ऐसा बनाना है। तो पहले उनको एक लेवल पे लेके आओ जिसमें उनकी ह्यूमन और ह्यूमेन एग्जिस्टेंस हो, उससे क्राइम भी ख़त्म होगी, उससे दूसरी समाज अल्कोहलिज्म भी ख़त्म होगा, उससे दूसरी जो समाजी मसाइल हैं वो भी ख़त्म होंगे, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी अगर एक वेलफेयर स्टेट होगा, और उससे गरीब लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, एजुकेटेड होंगे, गरीब लोग भी एजुकेटेड होंगे, वर्कर्स भी एजुकेटेड होंगे, ये सब कुछ होगा तो उससे फिर एक बेहतर सिविलाइज्ड कल्चर्ड सोसाइटी बनेगी। अच्छा जी, काफ़ी पीरियड तक, काफ़ी वक्त तक ये जो सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे इसका एक वाइड स्प्रेड कंसेंसस था अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के बाद 1970s तक ये को 25-30 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर आप समझें कि पूरे यूरोप के ऊपर सोशलिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स और लेफ्ट विंग किस्म के लोग जो हैं वो छाए हुए थे। एकेडेमिया में भी लोग ये लिखते थे, इकोनॉमिक्स में जो केन्जियन इकोनॉमिक्स छाई हुई थी वो भी वेलफेयर स्टेट की तरफ ओरिएंटेशन थी उसकी। पॉलिटिक्स में भी सिटीजनशिप के हवाले से डेमोक्रेसी वगैरह, इन सब चीज़ों में एक बड़ा वाइड स्प्रेड कंसेंसस था कि भाई हाँ कुछ ना कुछ वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी वेलफेयर स्टेट के आइडियाज़ लोग जानते तो थे कि हाँ यार वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बड़ा ज़बरदस्त वेलफेयर स्टेट है, इवन ये जानते थे कि सोवियत यूनियन के अंदर फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह है, ये सब चीज़ें सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं वो भी ये कर रही हैं, सोशल डेमोक्रेट्स भी तकरीबन उसी तरह फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो मेन इम्पटस था, जो मेन सोच थी, वॉज ऑफ द डेवलपमेंटलिस्ट स्टेट। उससे मुराद ये थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ये कहती थी कि हमें ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर या फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के अंदर हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए। इनफैक्ट उनका ये थीसिस था कि हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और हमें अब ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, एक ऐसी और ख़ास तौर पर रियासत के ज़रिए कुछ ऐसा करना है कि जिसके नतीजे में हम कैचअप कर सकें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू नॉट ओनली ऑफ द साउथ कोरियन गवर्नमेंट, दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान, दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेट्स डिड डिफरेंट थिंग्स टू डू दैट, मगर एक चीज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वो ये थी कि even in third world countries, I mean in former colonial countries, और वो ये थी कि in order for the third world to catch up with the first world, they would need state intervention. रियासत जो है वो किसी तरह स्टिमुलेट करे इकोनॉमी को इन ऑर्डर टू कैच अप। सो इंडिया के अंदर आप देखिए कि नेहरूवियन सोशलिज्म का आइडिया था, नेहरू की रियासत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया।
साउथ कोरिया और पाकिस्तान के अंदर यू हैड अ प्रो कैपिटलिस्ट वेरी इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, जिस तरह अयूब खान के पीरियड के अंदर जो रियासत थी उसने बड़ा की रोल अदा किया इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इट वाजंट लेफ्ट विंग, अनलाइक नेहरू जो कहता था मैं तो सोशलिस्ट टाइप हूँ, दिस वाज नॉट लेफ्ट विंग, ये तो एंटी सोशलिस्ट थे बल्कि अयूब एंड ऑल, मगर रियासत बहुत इंटरवेंशनिस्ट थी इन द इकोनॉमी में। ये नहीं कहती थी कि रियासत कुछ नहीं करेगी, बस कैपिटलिज्म पे छोड़ देगी, फ्री मार्केट जो मर्जी करना करते रहो, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, इनफैक्ट उलट था। रियासत ये कहती थी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पैदा करनी है, इसके लिए PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, PICIC, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, वट एवर इट वॉज कॉल्ड, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट टाइटल, वो बनाए। उन्होंने फंड्स वगैरह इकट्ठे किए, फिर उन्होंने एक पूरा एक्सपोर्ट बोनस स्कीम बनाई, 22 खानदानों को हैंड पिक करके उनको स्पेशल टैक्स ब्रेक्स दी, उनको स्पेशल एक्सपोर्ट बोनस स्कीम्स दी, उनको हर किस्म की सहूलत दी कि दे शुड रैपिडली बिकम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। इवन इस हद तक कि रियासत जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के देन इवेंचुअली एंड स्लोली ओवर टाइम दे वुड हैंड देम ओवर टू प्राइवेट कैपिटलिस्ट कि इसको चलाएं, इसको आगे लेके जाएं फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड दिस वाज as far as industrial development itself is concerned, यानी कि सनत लगाने का जहाँ तक ताल्लुक था, yes, this was a very very successful venture। अमेरिका बादशाह भी हमारी मदद कर रहा था, साउथ कोरिया की भी मदद कर रहा था, हमारी भी मदद कर रहा था, but as far as its politics was concerned and its social impact was concerned, there were many questions that had to be asked। For example, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन चंद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, जिसे ईस्ट पाकिस्तानीज़ बड़े नाखुश थे, और इसी की वजह से 6 नुकाती एजेंडा शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया और कहा कि जी वो 6 के 6 नुकात इकोनॉमिक थे। क्यों? क्योंकि नज़र आ रहा था इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मगर उसमें से ईस्ट पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, अगरचे ईस्ट पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट वाई आर वी नॉट गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दैट। सिमिलरली क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाया हुआ था, और बलूचिस्तान में भी लोग यही फील कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में फील कर रहे थे, सिंध में फील कर रहे थे, जनूबी पंजाब में फील कर रहे थे। सो यू नो इन मैनी एरियाज़ दे वर फीलिंग कि हमें नहीं बेनिफिट मिला, उसका बेनिफिट चंद लोगों को मिल गया, और ये बड़ी गलत बात थी। तो उसी की वजह से इन अ सर्टेन सेंस मुल्क के अंदर रीजनल डिवीज़न भी पैदा हुई कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर डिफरेंसेस पैदा हुए, और क्लास डिफरेंसेस भी पैदा हो गए, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कि भाई वाई आर द रिच गेटिंग रिचर एंड रिचर ऑल द टाइम बट वी आर नॉट गेटिंग any of the benefit of this. So these were some of the contradictions of that particular development model. But nonetheless, my point is slightly different. My point is that whereas in the first world there was a consensus about welfare states, कि अब कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है और बड़ी अच्छी हुई है, अब इसमें से कुछ गुडीज़ जो हैं वो गरीबों को भी मिलने चाहिए, ये था वहाँ पे नुक्ता नज़र। इन द थर्ड वर्ल्ड द आइडिया वाज कि कैपिटलिज्म ऑन इट्स ओन कैन नॉट रियली डेवलप दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तो हमें जो है ना कुछ इंटरवेंशनिस्ट किस्म की रियासत चाहिए, चाहे वो सोवियत यूनियन के 5 ईयर प्लान को फॉलो करे। अच्छा, बाय द वे हमारे भी 5 ईयर प्लान्स थे ना उस पीरियड के अंदर, हमने भी सोवियत यूनियन को देख के कहा यार 5 ईयर प्लान बनाते हैं, तो हमने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए एंड सो ऑन। बट सो चाहे आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज रियली the dominant paradigm at the time in the third world as well. Now, against this point of view come these people, which you can refer to as the new right. This is Hayek, Friedrich Hayek, जो बहुत important figure है, इसी तरह von Mises एक बहुत important figure, etc. और इन्होंने ये कहा कि यार ये welfare state वगैरह वगैरह ये सब इसने कबाड़ा कर दिया, ये गलत चीज़ है, इससे dynamism of capitalism ख़राब हो रहा है, इससे सब कुछ ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह, इसको roll back करो, इसको push back करो, ठीक है। It promoted the image of a citizen as a successful entrepreneur who benefits from free market forces. उसने कहा भाई सिटीजन जो है ना, हर सिटीजन ही एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। हालांकि पुराने ज़माने में लोग वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वगैरह ये बड़ी अंडरस्टूड बात थी कि some people are entrepreneurs who have the capital to be entrepreneurs and the rest of the people are workers जो काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब ये नया फिलॉसफी, नया फ़लसफ़ा लोगों में फैलाया गया कि entrepreneurship is like a spirit. It's like a mental framework. It's not a social role, but एक तरह का frame of mind है कि जो entrepreneurial किस्म का बंदा होता है, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, somehow or the other they can pick themselves up by their own bootstraps. ये बड़ा मज़ेदार expression है, to pick yourself up by your own bootstraps. सुना आपने कभी कि अपने आप को उठाओ, एक तरह से कहने वाली बात है। अब अपने आप को उठाओ का मामला ये कि आपने कभी ट्राई किया अपने आप को उठाने का? It's not doable.
So actually, it actually even reflects, the phrase itself also reflects the impossibility of picking yourself up from your own bootstraps. It can't be done. You'll only end up breaking your bootstraps or ruining your shoe, as I have done today. ठीक है? तो मगर बहरहाल ये आइडिया था कि भाई एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पैदा कर देंगे अगर हम लोगों के अंदर, तो वो खुद जो है लोग काम करना शुरू कर देंगे और काम करेंगे और बिजनेसेस बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और जब सब कुछ ये करेंगे तो अमीर हो जाएंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप गौर करें कि जो आपके बड़े सारे वो है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो आपके सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो बेसिकली इस न्यू राइट की फिलॉसफी को ही पब्लिक तक पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो उनका सारों का जो फोकस होता है वो ये नहीं होता कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो गुर्बत ख़त्म होगी। उनका फोकस ये नहीं होता कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर फॉर थिंग्स टू बी बेटर। उनका फोकस आपकी मोटिवेशन पे होता है। समहाउ द अदर आप अगर अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाए, आपकी मोटिवेशन में बढ़ा दूँ तो यू कैन pick yourself up from your bootstraps or something, और आप अमीर हो जाएंगे और आप बेटर ऑफ हो जाएंगे। और ये इतना डोमिनेटिंग फ्रेमवर्क बन चुका है कि अब लोग अक्सर जो हैं यंग लोग खूब पैसे दे रहे होते हैं कि भाई मैं किसी तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लूँ और उसको सुन लूँ और मिलियंस ऑफ हिट्स एक्सेट्रा कि somehow they're going to teach me the gur of becoming rich very quickly overnight etc। वो कोई बंदा आता है, उसने अच्छी सी जैकेट पहनी होती है, पीछे गाड़ी खड़ी होती है, कहता है हेलो मेरा नाम है तैमूर रहमान, मैंने 1 महीने में ये गाड़ी खरीदी है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका तरीका क्या है तो आप भी 1 महीने के अंदर एक पचेरो ले सकते हैं। आप कहते हैं यस दैट्स व्हाट आई वांट, इट विल ओनली कॉस्ट यू $5। एनीवे, तो ये जो सारा सिलसिला है ये बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला इस वजह से है क्योंकि देखो अब इकोनॉमिक डाउन टर्न आया, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो हज़ारों लोग जो है वो अनएम्प्लॉय हो गए। ऐसा तो नहीं था कि वो जो हज़ारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवन अक्रॉस द ग्लोब जो अनएम्प्लॉय हुए, वो सडनली जो है उनका कोई पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी, उनकी कोई मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से एक दिन वो एम्प्लॉयड है, अगले दिन वो अनएम्प्लॉयड है। इनफैक्ट वो जो सारा सिलसिला हुआ जो फाइनेंशियल क्राइसिस का हुआ, इट हैड नथिंग टू डू विद देयर मोटिवेशन एंड एवरीथिंग टू डू विद द वे इन विच financial flows were operating at the time. And in fact, when they became unemployed, what happened to them? They became demotivated. And when they got employment, what happened to them? They became motivated. Motivation is the product many times of success rather than the cause of success. अगर मैं अपने बच्चों को हर वक्त कहता रहूँ ना कि शाबाश बहुत अच्छा किया, उनकी मोटिवेशन बढ़ती चली जाती है, and if they're able to accomplish whatever they set themselves to accomplish, मोटिवेशन बढ़ जाती है। कभी आप उलट करके देखें, अब न्यू राइट वाले ये कह रहे थे कि somehow or the other एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी हमें फ्री मार्केट फोर्सेस। हायेक ने लिखा, नथिंग इज मोर डैमेजिंग टू द डिमांड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट देन टू बेस इट ऑन सो ऑब्वियस अनट्रू एन assumption as that of the factual equality of all men। यानी मैं इक्वालिटी के फेवर में नहीं हूं, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी जैसे मर्जी आप करें एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑफ कोर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर डजंट रियली मीन रियल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इनइक्वालिटी है, मैं लम से पढ़ा हुआ, मेरा प्यो जो है उसके पास इतने पैसे हैं, माँ के पास इतने पैसे हैं, तो रियल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तब हो कि हम सबके पास बराबर कैपिटल और फिर हम जो है एंटरप्रेन्योर्स बने। बट व्हाट ही मीन्स फ्रॉम दैट बाय दैट इज नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग। So anyway, this is where we come in with the idea of negative and positive freedom. Hayek supports what he sees as purely negative freedom. Negative freedom का मतलब ये है कि रियासत आपको तंग ना करे, आप जो मर्जी करना चाहें वो कर सकें, जितनी छोटी रियासत हो उतना अच्छा है। Negative freedom का मतलब है कि रियासत should not impinge on your private life and your private matters and civil society matters, etc. And these include all your economic matters as well. So the poor are to blame for their own poverty। जो लोग गरीब हैं वो कहते हैं कि जी हमें वेलफेयर दो, ये दो, वो दो, मगर हकीकत ये है कि खुद काम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हायक, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है, खुद काम नहीं करते, फिर हमें कहते हैं कि हमें फ्री हैंड आउट दो वगैरह वगैरह। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन दोज पीपल जो काम करते हैं और जो प्रोडक्टिव होते हैं और जो खूब पैसे कमाते हैं, और फिर उन्हीं को पैसे देने पड़ते हैं उन लोगों के लिए जो काम नहीं करते। तो क्या ये तो बड़ा गलत है। वेलफेयर मस्ट बी रिप्लेस देयरफॉर बाय वर्कफेयर। वर्कफेयर का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, अगर तुम गरीब हो और तुम गुर्बत से बाहर निकलना चाहते हो तो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, मगर उसके लिए तुम्हें हैंड आउट नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। सो मिसाल के तौर पे पूरे यूरोप के अंदर 1940 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
सोवियत यूनियन में तो बहुत पहले ही फ्री एजुकेशन हो चुकी थी, फ्री हेल्थ केयर हो चुका था। उसको देखा देखी यूरोप के अंदर भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, नॉट बिफोर दैट, उन्होंने ये सोचा कि हमें जो है ना एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे पब्लिक एजुकेशन फ्री हुई एंड सो ऑन। अब जब हायक के आइडियाज़ ऊपर आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए या हेल्थ केयर फ्री नहीं होना चाहिए, मगर ये ज़रूर है कि हम आपको स्टूडेंट लोन दे देंगे, हम आपको लोन दे देंगे ताकि आप जो हैं वो लम्स में पढ़ लें और फिर आप उस लोन को पे बैक करेंगे। अब यही स्टूडेंट लोन्स का मामला आप देखें खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, इवन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इतना बलून हो गया, बढ़ चुका है कि यंग पीपल व्हेन दे स्टार्ट देयर लाइव्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, दे आर ऑलरेडी अंडर समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट। ज़िंदगी ही उनकी, एडल्ट लाइफ ही उनकी डेट में शुरू होती है, और वो 5-10 साल काम करते हैं, पहले अपनी डेट उतारते हैं एंड फिर जाके कहीं वो ऐसी पोजीशन में आते हैं जहाँ पे वो ये ना करें। यही मॉडल देखें आप तो अप्लाई हेल्थ केयर पे भी होता है इन अ सर्टन सेंस के हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देंगे, आगे इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी इन एक्सचेंज फॉर योर वर्क। जहां आप काम करते हैं वहां एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को रखेगा और आपको लिहाजा इंश्योरेंस मिलेगी, नेशनल इंश्योरेंस नहीं होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के साथ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ केयर जुड़ी होगी। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगी। सो इसीलिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलियंस ऑफ पीपल डू नॉट हैव healthcare insurance. And if you don't have healthcare insurance in America, basically you don't have healthcare, because healthcare is incredibly expensive in the US. If you don't have insurance, then you can't really get access to healthcare. Question. So ये negative liberty और positive liberty को build करता है या is it different? So negative liberty ये हुआ कि रियासत जो है वो impinge नहीं कर रही है आपकी ज़िंदगी में किसी हवाले से। ये आपकी लिबर्टी है कि रियासत आपको कुछ नहीं कह रही। You are free. You are so free that you are free to even starve if you like to, you can do whatever. पॉजिटिव लिबर्टी इसके उलट है, और वो ये है कि रियासत हैज़ टू इनेबल यू टू ब्रिंग यू टू अ सर्टन लेवल सो दैट यू कैन बेनिफिट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स फ्रॉम द फ्रॉम लाइफ एंड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू यू। यानी कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको तालीम दिलवाए, आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है। सो पॉजिटिव लिबर्टी इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल with a certain minimum so that they can live a humane existence, and negative liberty is all about the concept of basically the state staying away from anything to do with your life so that you can do whatever you want with your life. ठीक हो गया? So welfare must be replaced by workfare. अब देखो हायक लिखता है, from the fact that people are very different, it follows that if we treat them equally, the result must be inequality in their actual position. ठीक है? सब बराबर नहीं है, अगर मैं सबको के साथ बराबर का सलूक करूंगा तो उसका रिजल्ट बराबर ही नहीं होगा। And that the only way to place them in an equal position would be to treat them differently. यानी कि अगर मैंने सबको बराबर लेके आना है तो कुछ को मुझे ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ को इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? So equality before the law and material equality are therefore not only different but are in conflict with each other, and we can achieve either one or the other but not both at the same time. या तो मैं ये कर सकता हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दूँ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ कर दूँ कि लॉ बराबर है आप सबके लिए, बस आप पे है अब आप क्या कर सकते हैं, या फिर मैं ये चाहूँ कि किसी तरह से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ज़रा पॉजिटिवली मैंने डिस्क्रिमिनेट करना है, उनके खिलाफ उनको ज़रा ऊपर लेके आना है, उनकी ज़रा एक्स्ट्रा मदद करनी। या आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को इस तरह से देख लें कि जो पहले ही ब्राइट हैं, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि सब बराबर, बस मैंने एक लेक्चर कर दिया मैं घर चला गया, ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रिकग्नाइज़ करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे हैं, दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प, तो फिर मैं उनके साथ ज़रा ऑफिस आवर्स वगैरह स्केड्यूल करता हूँ, या मैं टीए से कहता हूँ यार इसको एक्स्ट्रा अटेंशन दो ताकि ये जो है ये भी कैचअप कर सके, राइट। सो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ऑब्वियसली नज़र आता है आपको। तो हायक क्या कहता है कि ये दोनों प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ मुतजाद है, क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा सोसाइटी में, इसका मतलब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल को मैंने चैलेंज कर दिया, ठीक है, और अगर मैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल को बिल्कुल इन्फोर्स करता हूँ तो जो पहले पीछे है उसकी मैं मदद नहीं करूँगा। तो कहता है क्लेम फॉर इक्वालिटी ऑफ मटीरियल पोजिशन, इसको कहेंगे इक्वालिटी ऑफ आउटकम कह लें आप, कैन बी मेट ओनली बाय अ गवर्नमेंट विद टोटलिटेरियन पावर्स। कहता है ओए जो भी हुकूमत या टीचर ये कोशिश करे कि जो पीछे है उसको आगे लेके आने की कोशिश करे तो वो तो टोटलिटेरियनिज्म पैदा हो जाएगा उससे। इसको वो कहता है द रोड टू सर्फडम, जो उसकी बड़ी मशहूर किताब थी, और इससे स्टेट जो है
वो सिविल सोसाइटी के मामलात के अंदर, वो सोसाइटी के मामलात के निजी प्राइवेट मामलात के अंदर इंटरवीन करेगा और इंटरवीन करेगा उन गरीबों को ऊपर लाने के लिए, और ये बड़ा नेगेटिव होगा, ये स्टेट को नहीं करना चाहिए। एनीवे, इसके खिलाफ तनकीद तो ऑब्वियसली वही है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अलाउइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच without the provision of education that develops linguistic capacity, or freedom under the law in a system that denies most of the population the resources to secure legal representation. अगर मैं सलमान अकरम राजा को हायर कर लूँ एज ए लॉयर और आप जो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़े, तो मैं तो आपको खा पी जाऊँगा ना, क्योंकि मैं उसकी फ़ीस अदा कर सकता हूँ और आप एक अच्छे वकील की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर इक्वालिटी ऑफ इन फ्रंट ऑफ द लॉ का। तो इसके खिलाफ अब जो नया नुक्ता नज़र प्रेजेंट किया गया है, पुराना तो वही था जो वेलफेयर स्टेट वाला था, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया। अ गारंटीड बेसिक इनकम वुड गिव पीपल अ रियल चॉइस एज टू हाउ एंड इन व्हाट वे दे वांटेड टू वर्क एंड एम्पावर सिटीजंस एज अ होल। ठीक है, अ बेसिक इनकम वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली इंप्रूव द पोजिशन ऑफ वीमेन। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया या स्कूल से आपने ग्रेजुएट किया, आपको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी गई। हो सकता है आपको अम्मी अबू से पहले पैसे मिल के, ठीक है, दैट्स योर्स, मगर एक बेसिक इनकम आप सबको मिल गई है, जिससे आगे फिर आप जो है, जिसको कहना चाहिए ना, एक लेवल फील्ड पे आ गए। अ गारंटीड इनकम वुड गिव पीपल टाइम एंड रिसोर्सेज टू बी मोर इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी enhancing activities such as lifelong learning, voluntary work, political participation, playing music, reading literature, whatever it is, painting nice paintings, whatever it is that they like to do, क्योंकि उनको वो जो desperation है गुर्बत की, उससे वो बच जाएंगे। So जब वो desperation गुर्बत की होती है, उसके नतीजे में लोग जो हैं वो अपने बच्चे भी बेच देते हैं, अपने गुर्दे भी बेच देते हैं, अपने जिस्म भी बेच देते हैं। ये सब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्राइम में भी चले जाते हैं, एक्सेट्रा, स्विंडलिंग में चले जाते हैं, all these sorts of things. So if we provide a universal basic income, the argument is you get rid of all these social ills in society. औरतों की पोजीशन देखें ज़रा, this is a very important aspect of the problem, as just जिस तरह मैंने वर्किंग क्लास की बात की, इसी तरह औरतों की बात है कि देखें, डिस्पाइट विनिंग द राइट टू वोट इन 1928, यानी 1928 में पॉलिटिकल राइट्स औरतों और मर्दों के बराबर हो गए, ठीक है, लीगल राइट्स तकरीबन बराबर हो गए, बट women still remained significantly underrepresented in decision making in so many of the important things, even in Britain. ये 2000 में देखें आप कि women are only 18% of the UK parliament, ठीक है, 82% मर्द हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, only 4.3% of the life peers in the House of Lords were women, ठीक है, तो 5% भी नहीं है House of Lords में, only 17.2% in the most senior grades of the civil service were women in Britain, जो कहता है कि जी हम तो बड़े एडवांस किस्म के लोग हैं। Only 9% of the high court judges were women, not even 10%. Only 6.4% of chief constables were women. So you see that in these leading organizations, although Great Britain has made enormous progress in the right direction, एक वक्त था कि एक भी नहीं औरत होती थी इन positions पे, it's made great progress, मगर ये नहीं कोई कह सकता कि वहाँ पे बड़ी इक्वालिटी है। सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन, एन एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि आप हो सकता है सारे कवानीन चेंज कर दें और बिल्कुल बराबर कवानीन पैदा कर दें, मगर उससे ये नतीजा नहीं अखज़ होता, या उससे सोसाइटी ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाती कि जिसमें वो जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। सो व्हाई डज दिस अकर? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर्स, और इसमें एक वाइटल पार्ट है द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। वो क्या है? लिबरल थियरी में जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट डिवाइड बनाई गई है, उसके हवाले से तनकीद ये की जाती है, फेमिनिस्ट तनकीद ये है कि इसी की वजह से पेट्रियार्की कायम है। कैथरीन मैकिनन जो बड़ी ज़बरदस्त फेमिनिस्ट है, राइट्स कोट, मेन्स रेल्म ऑफ प्राइवेट फ्रीडम इज़ वुमेन्स रेल्म ऑफ कलेक्टिव सबऑर्डिनेशन। जिस चीज़ को आप कहते हैं ये मेरा प्राइवेट फ्रीडम का मामला है, इसमें इंटरवीन ना करो, उसी रेल्म के अंदर असल में हकीकत में ख़वातीन की पर जबर होता है। The obligation क्या है वो? It is the family. The obligation to care for children and the elderly, जिसको हम household work और child care work कहते हैं, has fallen upon women as a domestic duty. ये disproportionately ख़वातीन ही करती हैं, even in Great Britain, everywhere in the world. But this does not make it non-political and private. This is a political and decision, right? So इसको ये कह देना कि ये तो निजी मामला है, ये निजी मामला नहीं है, ये सोसाइटी का वो मामला है which deserves to be
discussed as a public issue. If women are doing all this work, if they are doing care work, this should be seen as much of an obligation as fighting in a war. Is this any less of a contribution to society than the contribution made by men or men going into war? It should be seen on the same terms. But it is not seen on the same terms. It's not seen in the same way, which is the structural reason behind continuing sexism. Coming to some of the last points now, globalization ने एक नया concept पैदा की of the global citizen. Cosmopolitans argue that the assertion of rights and responsibilities at the global level in no way contradicts loyalties at a regional, national and local level. अब हम global citizen बनने की तरफ जा रहे हैं, मगर इसमें एक मसला है, और मसला ये है कि जिस भी मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो सबसे पहले अपनी ज़बान में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये बड़ा मुश्किल है कि अगर मैं एक पाकिस्तानी पब्लिक है तो बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है ईरानियन पब्लिक को कन्विंस करे हमें फ़ारसी नहीं आती, या हम जो है वो अरब्स को कन्विंस करें हमें अरबी नहीं आती, या उनको उर्दू नहीं आती, या पंजाबी नहीं आती, या हम अब फ्रेंच लोगों को कन्विंस करें कि ये करना है, क्योंकि पीपल थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज. So that is why people still want that their governments, their national governments, need to be made accountable to them first and foremost. और अभी global citizenship का idea जो है वो कुछ clear नहीं है. Princess Leia को भी मैं ले आया हूँ. So citizenship has been conceived classically as a membership of a state. अगर citizenship बुनियादी तौर पे रियासत के एवज आपके rights हैं, तो अगर global रियासत ही नहीं है कोई, तो global citizenship का तस्वर है ही बस is a bit of a fluff. It's a vague concept. कौन गारंटी करेगा आपके ग्लोबल सिटीजनशिप के राइट्स? आपकी नेशनल गवर्नमेंट. तो फिर तो आपकी सिटीजनशिप नेशनल हुई ना, इंटरनेशनल तो ना हुई, ग्लोबल तो ना हुई. तो ग्लोबल स्टेट के बगैर तनकीद ये है कि there is really no concept of global citizenship. ग्लोबलाइजेशन के हवाले से हम ये भी डिबेट कर रहे हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की रियासतें हैं वो टूटती चली जा रही हैं. There's a huge literature that says that we are reaching the end of the nation state. But when we look at the states around the world, what we discover is कि first world states तो बहुत ताकतवर हैं और ज़्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं, और third world states in fact are losing political and economic sovereignty over themselves. So when we talk about globalization, it's not कि every state जो है वो कम पावरफुल हुआ है, कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गए. अमेरिका पिछले 20-30 सालों के अंदर कोई कम ताकतवर तो नहीं हुआ, ज़्यादा ताकतवर हुआ है. फ्रांस या ब्रिटेन का स्टेट को कम ताकतवर तो नहीं हुआ, मगर हाँ पाकिस्तान जैसी रियासतें जो हैं वो पहले से कम ताकतवर हैं इस सेंस में कि दे हैव लॉस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ओवर देयर ओन डिसीजंस. सो आखिर में ये कि डज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इटसेल्फ militate against the concept of citizenship? If legitimate force is a self-contradiction, it's an oxymoron. If it's legitimate, you don't need force. Right? If it's force, it must be because it's not legitimate. So if it's an oxymoron, then can we really talk about free and real citizenship in the context of a state? So this is an evolving concept, जिसको उन्होंने लफ्ज़ दिया momentum concept, as opposed to a static concept. The state, patriarchy, violence, these are static concepts. But freedom, autonomy, individuality, citizenship are momentum concepts. मतलब ये they are evolving concepts. The idea of what it means to be a citizen is always evolving. So I end my lecture by asking you the same question I started from. If citizenship is an evolving concept, should it evolve in the context of Pakistan to include the people who we are excluding from citizenship and expelling from our country, despite the fact that they have been living here for nearly half a century? They have been living here about, if Pakistan has been around for, 80 years or so, they've been living here for nearly 40, 50 of those years. So that is the question I leave you with. The takeaways from today's lecture are that throughout history, citizenship has been extended to every individual, यानी कि वो बढ़ती चली गई है. पहले बड़ी narrow थी citizenship, उसका concept broaden होता चला गया. ठीक है? While legal and political equality is now widely accepted, social equality remains debated. ठीक है? हर बंदा कहता है लीगल इक्वालिटी यस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. हर बंदे से मुराद ये नहीं है कि हर बंदे से मुराद ये द वास्ट मेजॉरिटी. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अहमदीज़ को बराबर के हकूक़ नहीं मिलने चाहिए. कहते हैं नहीं, नॉन मुस्लिम्स को बराबर के हकूक़ नहीं मिलने चाहिए, एंड सो ऑन. मगर जनरली दैट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट दैट द मेजॉरिटी आई होप एक्सेप्ट्स. बट खैर, T.H. मार्शल ने फिर हमें बताया
कि हाँ जी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से मीनिंगफुल सिटीजनशिप जो है वो कैसे हो सकती है मार्जिनलाइज लोगों की, तो इसलिए उसने कॉन्सेप्ट दिया कि हमें सोशल राइट्स की बात करनी चाहिए। इसके खिलाफ न्यू राइट फ्रेडरिक हायक जैसे लोग आए और उन्होंने ये कहा कि दिस वुड वायलेट इंडिविजुअल फ्रीडम। ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप पैदा हो रहा है, मगर उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि perhaps globalization is only resulting in the destruction of the sovereignty of third world post-colonial societies. Finally is the question of the state versus citizen, which is just, you could see it's just a rephrasing of the old debate about democracy, freedom and the state. Okay, where there is a state, there is no freedom, and where there is freedom, there is no state, etc. wali argument. So here again the same thing is applied. In fact, I would conclude by saying कि सिटीजनशिप के नाम पे वही डिबेट्स जो कि जस्टिस के हवाले से हो रही हैं, जो कि पॉलिटिकल थियरी में जनरली हो रही हैं, वही डिबेट्स फिल्टर होती हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप. इन अदर वर्ड्स इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स एक्सेट्रा. ठीक है, नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग अल्कोहलिज्म, प्लीज डोंट थिंक दैट, इट्स जस्ट अ मेटाफर. इससे मुराद ये है कि डिबेट्स वही हैं मगर they are seen as refracted through the prism of, you see them through the prism of citizenship, which is essentially rights, duties and obligations of the citizen vis-a-vis the state. Thank you.